करें, मंत्रियों के विभागों की बात करें तो इसमें 2020 का फार्मूला काम कर रहा है। यानी 2020 में विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी उसी पर ये हुआ और आसानी से चीज़ें हो गई। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, लेकिन भाजपा के जिम्मे जो विभाग थे 2020 के चुनाव के बाद वो सारे विभाग नीतीश जी ने भाजपा को सौंप दिए हैं। अब वो अपने मंत्रियों को जो भी विभाग देना चाहे वो देंगे। अब सवाल रही बात की सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग जो है थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। लेकिन हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो 2019 में तो नीतीश कुमार जी जो है भाजपा के साथ ही गए थे। तो एक बात तो आ जाती है कि अगर 2020 का फार्मूला 2024 में भी काम कर रहा है तो 2019 का फार्मूला जो है वो 2024 में दोहराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद कई लोकसभा सीटें फंस गई हैं, कई लोकसभा सीटों पर मामला फंस गया है। वैसे भी एनडीए में सीट बंटवारा पहले से पेचीदा था, मुश्किल था। हाजीपुर हो, वैशाली हो, चिराग पासवान हो, चाचा पशुपति पारस हो, इनकी अपनी अपनी डिमांड और सीटों को लेकर चाचा भतीजे के बीच की जंग। लेकिन कमोबेश यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच होती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी सीट और काराकाट की सीट पर तैयारी कर रहे हैं। दोनों जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं। जहानाबाद की सीट का क्या होगा, इन सारे सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, कई मामला हाजीपुर और वैशाली और अन्य सीटों की चर्चा तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर पर भी बात कर लेते हैं। वो तैयारी कर रहे हैं काराकाट, वहां से तो उनकी लड़ने की तैयारी है। सीतामढ़ी सीट से वो माधव आनंद को उतारना चाहते हैं, लेकिन दोनों जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं। तो सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू क्या काराकाट की भी कुर्बानी दे देगी, सीतामढ़ी की भी कुर्बानी दे देगी, और फिर संख्या क्या होगी, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है और जाहिर सी बात है कि सुलझा नहीं है तो उलझा हुआ है। अब रही बात के अभी तक वापस जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, तो मान लीजिए कि आप मंत्रिमंडल गठन की बात करें, मंत्रियों के विभागों की बात करें, तो इसमें 2020 का फार्मूला काम कर रहा है। यानी 2020 में विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी उसी पर ये हुआ और आसानी से चीजें हो गई। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, लेकिन भाजपा के जिम्मे जो विभाग थे 2020 के चुनाव के बाद वो सारे विभाग नीतीश जी ने भाजपा को सौंप दिए हैं। अब वो अपने मंत्रियों को जो भी विभाग देना चाहे वो देंगे। अब सवाल रही बात की सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग जो है थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। लेकिन हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो 2019 में तो नीतीश कुमार जी जो है भाजपा के साथ ही गए थे। तो एक बात तो आ जाती है कि अगर 2020 का फार्मूला 2024 में भी काम कर रहा है तो 2019 का फार्मूला जो है वो 2024 में दोहराया जाएगा। ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में जिन सीटों पर और जितनी संख्या पर जदयू लड़ी थी और जिन सीटों पर और जितनी संख्या पर भाजपा लड़ी थी, वहां पर दोनों के बीच तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दो नए पार्टनर आ गए हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी। अब बात आप लोजपा की करिएगा तो उस समय में लोजपा में विभाजन नहीं हुआ था और एकीकृत साथ थे, तो उनका सीट, उनकी संख्या, ये सब तो पहले से तय है। तो हालांकि तय है, मगर अब लोजपा विभाजित हो चुकी है। दो अलग अलग गुट है। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस है, दूसरा लोजपा रामविलास है जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है। दोनों के बीच सियासी अदावत है और दोनों उन्हीं सीटों पर अपनी अपनी ओर से दावा कर रहे हैं, चाहे वो आप संख्या की बात करें या क्षेत्र की बात करें। तो ये तो अब भाजपा को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब से एनडीए में आए हैं, भाजपा के साथ आए हैं, तो लगातार जमीनी स्तर पर उनका अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय लोक जनता दल उनकी पार्टी है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत जब वो कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए बार बार कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे, तो राजनीति में एक तरफा प्यार कभी नहीं होता है। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी बदले में हमको रिटर्न गिफ्ट देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहत होगी और वो भी चाहेंगे। तो अभी जैसे चर्चा के शुरू में बात आ रही थी कि 4 सीट,
लेकिन मुश्किल लग रहा है तो 4 नहीं तो 2 सीट। अब वो उन 2 सीटों की पहचान कैसे होगी? तो एक तो ये चर्चा है कि काराकाट जो है वहाँ से खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरी सीट जो है वो सीतामढ़ी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और वहां से उनके करीबी नेता माधव आनंद जी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भले सीट शेयरिंग नहीं हुआ हो, लेकिन और किसी दल ने भी अपनी ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, मगर जदयू पहली ऐसी पार्टी है जिसने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और वहाँ वो कैंप कर रहे हैं, वहाँ वो काम कर रहे हैं। आज भी उनका जो है कुछ जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम है, और ठाकुर जी जो है विधान परिषद के सभापति हैं। अब अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में सुनील कुमार पिंटू वहां से चुनाव जीते थे जदयू के टिकट पर, जबकि सुनील कुमार पिंटू भाजपा के नेता रहे। फिर बाद में जो अभी पिछले वर्ष जो है उन्होंने जदयू छोड़ दिया, और जाहिर सी बात है कि उनकी घर वापसी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है कि अभी जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य है उसमें मुझे लगता है कि सबको कहीं न कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने हिसाब से अगर इन 2 दलों में सीटों की संख्या और सीटों की पहचान हो गई तो फिर ये 2 जो घटक दल हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? सवाल आप ये बात ठीक कह रहे हैं, समझौता करना पड़ेगा, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जेडीयू समझौता के लिए तैयार है कि नहीं है। काराकाट छोड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, सीतामढ़ी छोड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और फिर सीटों की संख्या का भी एक मसला है। 16 से कम पर अगर जेडीयू नहीं मानती है तो फिर बीजेपी भी तकरीबन उतनी ही सीटों पर लड़ेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है फिर। नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि राजनीति में क्या है ना कि बहुत खेल होता है। अब आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर लीजिए, तो जिस तरीके से नीतीश जी तकरीबन 9 दफे जो है वो गठबंधन बदले, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी उतनी बार नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार जो है नीतीश जी के कैंप में गए हैं और वापस आए हैं। तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग तो है ही। अब रही बात की काराकाट को लेकर के, संभव है कि नीतीश कुमार मान जाए और कहें कि ठीक है भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को वहां दे दीजिए, लेकिन सीतामढ़ी पर तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो मोहर लगा दी है। हाँ, वो तो अपना पैर पीछे नहीं करेंगे, और उन्होंने जिस उम्मीदवार की घोषणा की वो भी मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। अब रही बात कि जदयू कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें समझने की जरूरत है कि जदयू अपने कई अभी वर्तमान सांसद जो हैं उनके कामकाज और दलीय स्तर पर जो बहुत सारी बातें हैं उसको लेकर के उनसे खुश नहीं है। तो संभव है कि कुछ सीटों पर जदयू अदला बदली के पक्ष में बात करे और उस बात को मान ले बीजेपी के प्रस्ताव पर। और नीतीश जी ने पिछले दिनों जो कहा कि अब जहां आ गए हैं वहीं रहेंगे, यानी आरजेडी की ओर से जो कहा गया है कि उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, और बहुत सारी बातें तेजस्वी जी ने कहा कि 24 में हम लोग साथ लड़ेंगे। तो नीतीश जी जो हवा का रुख भांपते हैं, तो उनको लगता है कि अभी जो है अब जहां आ गए हैं वहीं से कम 2024 की जंग में तो भाई इसी टीम के साथ रहना फायदेमंद होगा। तो जब आप कहीं पर कमिटमेंट वाली स्थिति में आ जाते हैं तो थोड़ा सा तो समझौता करना पड़ता है। अब रही बात बीजेपी, तो बीजेपी भी बहुत अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं वो भी समझौता करेगी। अब आप कुछ सीटों पर आप ले लीजिए कि जैसे जहानाबाद है, तो जहानाबाद से कभी अरुण कुमार सांसद हुआ करते थे। ऐसा माना गया कि भाजपा और खास करके नरेंद्र मोदी जी से उनकी निकटता है। आज की तारीख में अरुण कुमार चिराग पासवान की पार्टी के साथ है। अब उधर से ये दबाव आएगा कि भाई आप जहानाबाद सीट जो है वो दे दीजिए लोजपा रामविलास को, ताकि अरुण कुमार चुनाव वहां से लड़ लें। तो वहां पर बीजेपी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और वहां के जो वर्तमान सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पिछले दिनों जदयू कार्यालय में मीटिंग के दौरान जब वो आए थे और उनसे कहा गया कि क्या आपका टिकट कट रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूती से अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं अगले चुनाव के लिए। तो ये बात अगर कोई कह रहा है तो कहीं न कहीं कुछ तो संदेह की बात है। और चूंकि आपको याद होगा कि वो चंद्रवंशी जी के बेटे पर आरोप लगा था वो एम्बुलेंस घोटाला और ये सब को लेके, अब वो जांच कहाँ तक पहुंची, क्या कार्रवाई हुई, वो तो सरकार सवाल ये है ना कि मामला ये नहीं है कि आरोप लगा टिकट कट रहा है। सवाल ये है कि अगर किसी दूसरे दल के लिए बात होती तो बात अलग थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ देंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अभी जिस दौर में राजनीति हो रही है और बिहार में है, तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार खुले तौर पर जो भी मतलब रिश्ता दिखलाए चिराग पासवान के साथ, मगर अंदरूनी तौर पर तो वो नाराज हैं।
और भाजपा भी जो है ठीक है, वही स्थिति भाजपा की भी है कि कई ऐसे कारण है जिस वजह से भाजपा भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मगर कहा जाता है कि चुनाव के समय में मजबूरी होती है, एक एक तिनका जोड़ा जाता है, तो इस मजबूरी के तहत कोशिश की जा सकती है कि भाजपा नीतीश जी को मनाए और ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो वोट समीकरण आप जहानाबाद का देखिएगा तो अभी भाजपा की प्रायोरिटी इस बात पर है कि हम अधिक से अधिक सीट कैसे जीते हैं, अदावत की बात बाद में होगी। तो कहाँ पर क्या वोट समीकरण है, कौन सा दल प्रभावी हो सकता है, कौन से उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में होते हैं, इसको ध्यान में रख करके सीट शेयरिंग होगी। और मुझे लगता है कि इस पर हर पक्ष जो है सहमति जताएगा और थोड़ी बहुत कुर्बानी देगा। अगर जीत होगी तो कठिनाई तो आ सकती है, इसलिए कि जो दूसरा पक्ष है महागठबंधन, उसके पास तो बहुत सीट है, उसके पास घटक दल नहीं है भाई, आरजेडी है, कांग्रेस है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मतलब जो इधर एनडीए में जो घटक दल 2-3 नए आए हैं, 2 आए हैं, कहने का मतलब उनकी बात अगर यहाँ नहीं मानी गई तो उनको अपनी ओर खींच लो। सबके बहुत कुछ है बहुत कुछ के पास। अच्छा, उनके पास वोट है तो थोड़ा थोड़ा वोट अगर आप ले लेते हैं तो महागठबंधन की वोट की ताकत बढ़ेगी। तो ये सीट शेयरिंग को लेकर के दिलचस्प जंग होने वाली है और दोनों खेमा एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए है कि कौन किससे असंतुष्ट होता है। लेकिन इस मामले में आप देख लीजिए तो महागठबंधन में अभी कोई असंतोष की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ राजद है और कांग्रेस, अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। उसके बाद वामपंथी दल है, तो वामपंथी दलों के लिए बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, 1-2 सीट पर भी बात बन सकती है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।